ने फॉर्म भरा है CUT एग्ज़ाम 2023 में कॉमर्स में अकाउंट्स सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है, वो जानिए कि क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो एक एक करके सिलेबस दिया है CUT के साइट पे। तो देखिए ये CUT के साइट पे दिया हुआ सिलेबस है। यहाँ बुक का नाम लिखा है अकाउंटेंसी बुक कीपिंग, ये दो बुक लिखा है, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग। तो बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम लोग तो अकाउंटेंसी पढ़े, बुक कीपिंग मुझे नहीं पढ़ना होगा। तो याद रखिएगा कि अकाउंट्स के बुक को कोई बोर्ड ऐसा है जो अकाउंटेंसी के नाम से जानता है। जैसे आप अगर स्टेट बोर्ड की बात करेंगे तो स्टेट बोर्ड में कहीं कहीं जैसे झारखंड में अगर हम बात करते हैं तो अकाउंटेंसी लिखा रहता है। कोई स्टेट बोर्ड ऐसा है जिसको बुक कीपिंग बोलता है। आप MP चले जाएंगे तो उसी बुक का नाम बुक कीपिंग हो जाता है। CBSE में जाएंगे तो अकाउंटेंसी होता है, लेकिन ICSE बोर्ड में जाएंगे तो बुक कीपिंग हो जाता है। तो कोई बोर्ड जो है उसको बुक कीपिंग बोलता है, कोई बोर्ड जो उसको अकाउंटेंसी बोलता है। तो अंतर कुछ भी नहीं है, अकाउंटेंसी पढ़िए या बुक कीपिंग पढ़िए, चैप्टर वही पढ़ना है, सिलेबस वही पढ़ना है। तो दोनों बुक सेम है, इसलिए आपका जो भी बुक होगा, अगर आप बुक कीपिंग पढ़े होंगे तो भी वही चीज़ पढ़े होंगे क्लास 12th के लिए। लेकिन याद रखिएगा ये 12th के लिए जो बुक कीपिंग आप पढ़े होंगे तो वही सिलेबस होगा जो अकाउंटेंसी वाले लोगों का, यानी दोनों लोगों का सिलेबस सेम है, अकाउंटेंसी का हो या बुक कीपिंग का। तो चलिए, और पेपर नंबर कितना ये जब आप भरे होंगे तो ज़रूर वहाँ 301 भरे होंगे आप पेपर नंबर में। अकाउंट्स अगर आप लिए हैं डोमेन पेपर में तो डोमेन पेपर में लिखा होगा पेपर नंबर 301। तो डोमेन पेपर आपका पेपर नंबर 301 है अकाउंट्स का पेपर। एक एक करके सबके सिलेबस के बारे में डिस्कस करें। अभी हम लोग सबसे पहले अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये देखिए अकाउंटेंसी का तरीके से देखिए, इसमें सब लिखा हुआ है, सिलेबस में सब कुछ लिखा रहता है। क्या बोल रहा है? सबसे पहले बोल रहा है अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग पेपर नंबर 301। नोट में लिखा है कि देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर, एक क्वेश्चन पेपर होगा विच विल हैव 45 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पेपर अकाउंट्स में आपको पूछा जाएगा, एक ही क्वेश्चन पेपर रहेगा जिसमें कितने क्वेश्चन होंगे 45। इसमें से 45 में से 35 क्वेश्चन का आंसर आपको करना पड़ेगा। अकाउंट्स के लिए ये नियम है, वैसे सबके लिए नियम है, सारे डोमेन में यही नियम है। कोई भी डोमेन आप पढ़ रहे हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले, चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हो, तो बोर्ड है सबके डोमेन के लिए एक ही नियम है कि 45 क्वेश्चन रहेगा और एक ही क्वेश्चन पेपर रहेगा। मतलब एक क्वेश्चन पेपर में 45 क्वेश्चन रहेंगे जो कि CBT में होगा। CBT मतलब समझते हैं ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड का मतलब कंप्यूटर पे बैठिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, टिक कीजिए, ऑटोमेटिक सेव होते जाएगा। अच्छा, इसमें फ़ायदा ये होगा कि एक बार अगर आपने गलत टिक कर दिया तो फिर जाकर उसको एडिट कर सकते हैं। और OMR में क्या होता था, एक बार गलत भर दिए तो वाइटनर लगाओ या फिर ब्लेड लेके जाता था, ब्लेड से उसको हटाता था। वो काम इसमें नहीं करना है, इसमें आप जाके एडिट कर सकते हैं। जाके एडिट करके फिर जहाँ सबमिट मार देंगे तब एडिट नहीं होगा, इसलिए सबमिट नहीं मारे तब तक आप एडिट कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि 45 क्वेश्चन पूछेगा जिसमें से आपको कितना बनाना है 35 अटैम्प्ट कर लेना है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, यानी अगर सही हुआ तो 5 नंबर और गलत हुआ तो -1 नंबर कट जाएगा। ये इसका लॉजिक है जो पिछले वीडियो में भी हम आपको बता चुके हैं, जो कि एप्लीकेशन में अपलोडेड है या यूट्यूब में भी अपलोडेड है। अब देखिए सिलेबस, फर्स्ट सिलेबस क्या है, फर्स्ट यूनिट। तो आप ध्यान दीजिए अपने बुक में, अगर यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में सबसे पहले है अकाउंटिंग फॉर NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग आपको सीखना है, अकाउंटिंग फॉर NPO। तो 12th में आप NPO का पढ़े हैं। इसके अंदर क्या पढ़ना है, इसके अंदर पढ़ना है कि NPO का मीनिंग क्या है, एग्जाम्पल्स पूछा जा सकता है, मीनिंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स का मीनिंग पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट पूछ सकता है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग और नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में पूछ सकता है कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है, नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है। प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछ सकता है, एंड बैलेंस शीट भी पूछ सकता है कि बैलेंस शीट बनाओ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट किससे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब बड़ा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। बड़ा क्वेश्चन MCQ में कैसे पूछेगा, तो पूछ देगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कहाँ पे दिखाएंगे इसको। दूसरा जो यूनिट का सिलेबस है यूनिट 2, वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, सॉरी पार्टनरशिप, हाँ फर्म भी बोल सकते हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो यूनिट 1 हम लोगों का NPO हो गया। यूनिट 2 में है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसके अंदर आपको पढ़ना है नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसमें पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ना, उसका मीनिंग पढ़ना, उसका इंपॉर्टेंस पढ़ना। फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट में फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में पढ़ना है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट पढ़ना है अमंग द पार्टनर्स, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट रेशियो पढ़ना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिलेबस इतना ही दिया हुआ है, समझ गए। अब यहाँ गारंटी ऑफ पार्टनर नहीं पढ़ना है, ये सब टॉपिक नहीं देखना है, जो जो यहाँ दिया है बस उसी से हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है।
तो ये है आपका पार्टनरशिप का। अब हम लोग पढ़ते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे? तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर हम लोगों को पहला पढ़ना है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें आपको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एसेट लायबिलिटी का रिवोल्यूशन कैसे करेंगे और जो हमारे पास रिजर्व होता है उसको बांटने के लिए एंट्री क्या करेंगे, वो हम लोग देख लेंगे। तीसरा है गुडविल पढ़ेंगे, जिसमें नेचर पढ़ेंगे, फैक्टर इफेक्टिंग पढ़ेंगे, मेथड ऑफ वैल्यूएशन में एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। कोई दिक्कत है? एक और है मल्टीप्लायर भी पढ़ना है हम लोगों को। इसमें मल्टीप्लायर भी पढ़ना है जो कि आप नहीं पढ़े हैं, तो हम लोग इसको भी बताएंगे कि मल्टीप्लायर से कैसे बनाएंगे हम लोग, गुडविल कैसे निकालेंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर में बोलता है इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर एडमिट करेगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका चेंज होगा तो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होगा पार्टनरशिप में, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होगा, और रिजर्व एंड प्रॉफिट का एडजस्टमेंट्स कैसे करेंगे और कैपिटल का एडजस्टमेंट्स कैसे करेंगे। मतलब पूरा बुक है, पूरा जो बुक में आप पढ़े थे पूरा चैप्टर है। रिटायरमेंट और डेथ में आपको पढ़ना है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब नया रेशियो कैसे निकलेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी और एडजस्टमेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स। मतलब यहाँ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं पढ़ना है। ये है एडमिशन और रिटायरमेंट का, इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उसके आगे हम लोगों को और क्या पढ़ना है, तो चलते हैं डिसोल्यूशन। देखिए ये स्टेट बोर्ड में जो झारखंड बोर्ड के बच्चे हैं ये नहीं पढ़े थे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म वो नहीं पढ़े। इसमें पढ़ना है मीनिंग, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट कैसे आप बनाएंगे, ये खाता बनता है डिजॉल्व करने के लिए, रिलेटेड अकाउंट्स, उससे रिलेटेड अकाउंट्स मतलब आपको यहाँ बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, उसके बाद लोन अकाउंट बनाना और बैंक अकाउंट बनाना है। तो चारों अकाउंट के बारे में बोल दिया कि उससे रिलेटेड अकाउंट पढ़िए। ये है आपका फर्स्ट पार्ट का। फिर आपको कंपनी एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है। तो कंपनी एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर कैपिटल, शेयर के लिए और डिबेंचर कैपिटल के लिए आपको पढ़ना है। तो इसमें पढ़ना है शेयर कैपिटल क्या होता है, इसका मीनिंग पढ़ना है, नेचर पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है। शेयर कैपिटल देखिए कंपनी का कहीं भी इंट्रोडक्शन नहीं है, कंपनी का कोई इंट्रोडक्शन नहीं कि कंपनी क्या है, कितने प्रकार की नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ से क्वेश्चन आएगा कि कंपनी एक्ट कब पास हुआ था, प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर क्या होना चाहिए, पब्लिक कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर क्या होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी के नाम के लास्ट में क्या रहेगा, सब क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है वो पूछेगा। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल जो हम लोगों को मेनली पढ़ना था उसमें हम लोग पढ़ना इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ओवर सब्सक्रिप्शन हेड पढ़ना है, अंडर सब्सक्रिप्शन पढ़ना है, इशू एट पार एट प्रीमियम पढ़ना है। डिस्काउंट भी लिख दिया, देखिए गलत है, इशू एट डिस्काउंट होगा ही नहीं, सिलेबस कहाँ छापता पता नहीं। इशू एट डिस्काउंट पढ़ना नहीं, कॉल्स इन एडवांस पढ़ना है, कॉल्स इन एरियर पढ़ना है, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश पढ़ना है। उसके बाद फॉर फीचर में पढ़ना है आपको फॉर फीचर ऑफ शेयर और री इशू ऑफ शेयर। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट, यानी कंपनी के बैलेंस शीट में शेयर और डिवेंचर को कहाँ दिखाएंगे वो भी पढ़ना है आपको। और नीचे है इशू ऑफ डिवेंचर में एट पार पढ़ना है, एट प्रीमियम पढ़ना है, डिस्काउंट पढ़ना है, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब अगर देखा जाए ना तो पूरा सिलेबस है, पूरा का पूरा सिलेबस आपका आ गया। आप 12th में पढ़े होंगे तो हर टॉपिक वहाँ पे पढ़े हैं, एक एक टॉपिक वहाँ पे जो पढ़े हैं वो सब कुछ यहाँ दिया हुआ है डिवेंचर, शेयर और डिवेंचर में। अब बोलता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये भी हम लोगों को पढ़ना है। डिवेंचर को रिडीम कैसे करेंगे, ये हम लोगों के 12th के सिलेबस में डिलीटेड था, मतलब नया चीज़ ये भी है। उसके बाद है आउट ऑफ प्रोसीड, फ्रेश इशू, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और सिंकिंग फंड। ये तीनों मेथड है डिवेंचर को रिडीम करने के मेथड्स है। तो किसमें से पढ़ना है, तो 3 मेथड पढ़ना है, फ्रेश इशू करके कैसे करेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से कैसे करेंगे और सिंकिंग फंड से कैसे करेंगे। ये हम लोगों को शेयर कैपिटल के अंदर पढ़ना है। उसके नीचे पढ़ना है एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी पढ़ना है। प्रिपरेशन ऑफ सिंपल फिनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करेंगे वो पढ़ना है, मतलब फॉर्मेट पढ़ना है। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में जो भी होगा मेजर हेड, देखिए लिख दिया कि विथ मेजर हेड ओनली, खाली मेजर हेड आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। मेजर हेड कितने होते हैं, लायबिलिटी साइड पे 3 मेजर हेड होते हैं, शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी एंड करेंट लायबिलिटी। और एसेट साइड में 2 मेजर हेड होते हैं, नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। ये ना है, ये मेजर हेड्स हैं, वो हम लोगों को पढ़ना है। फिनेंशियल एनालिसिस में मीनिंग पढ़ना है, सिग्निफिकेंस पढ़ना है, पर्पस पढ़ना है, लिमिटेशन पढ़ना है। और टूल्स फॉर फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ना है, अकाउंटिंग रेशियो का मीनिंग पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रेशियो पढ़ना है। कौन कौन रेशियो, तो लिक्विडिटी के अंदर करेंट लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी के अंदर डेप्ट इक्विटी टू टोटल एसेट टू डेप्ट और प्रोप्राइटरी, और एक्टिविटी रेशियो के अंदर आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, पेबल वर्किंग मतलब क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो,
वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट, तो क्या छूटा? सब तो पढ़ना ही है। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट पढ़ना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पढ़ना है, नेट प्रॉफिट पढ़ना है, रेवेन्यू ऑन इन्वेस्टमेंट पढ़ना है, अर्निंग पर शेयर पढ़ना है, डिविडेंड पर शेयर पढ़ना है, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो पढ़ना है, कुछ नहीं छूट रहा है। तो बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा मेहनत करते जाना है। अब देखिए, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन पढ़ना है, जिसको हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। बताइए, इसको हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग पढ़ना, ऑब्जेक्टिव पढ़ना, प्रिपरेशन पढ़ना, कैसे बनता है, कितने अलग अलग एक्टिविटी होते हैं। तो 3 एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो तीनों पढ़ना है। इसमें एडजस्टमेंट्स पढ़ना, रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन का पूरा एडजस्टमेंट जानना है, डिविडेंड का जानना है, टैक्स का जानना है, सेल एंड परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट का जानना है। यही आपको एडजस्टमेंट्स में पढ़ने हैं। अब नीचे लिखा है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ये नया चीज़ आपके लिए जोड़ दिया जो आप नहीं पढ़े हैं। ये भी कंप्यूटर जोड़ दिया गया है आपके सिलेबस में जो आप नहीं पढ़े हैं। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से भी क्वेश्चन आएगा, और पहला उसमें से यूनिट 1 है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का ओवरव्यू पढ़ना है, मतलब उस कंप्यूटर के बारे में पूरा जानकारी। देखिए, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम कितने प्रकार के हैं और इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये भी पढ़ना है। दूसरा बोलता है फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का क्या फीचर्स है। उसके बाद बोल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर है, कैसे काम करता है। और उसके नीचे है यूजिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, स्टेप इन द इंस्टॉलेशन ऑफ CAS कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, प्रिपरेशन ऑफ चार्ट अकाउंट्स, क्वांटिफिकेशन, ठीक है, हायरार्की कैसे बनेगा अकाउंट्स हेड्स का, मतलब प्योर कंप्यूटर पढ़ना है। देख लीजिए कैसे एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे करेंगे, क्लोजिंग एंट्री क्या होगा, ओपनिंग एंट्री क्या होगा, सिक्योरिटी ऑफ कैश CAS यानी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होगा, सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ जनरली अवेलेबल इन कैश क्या होगा। स्टूडेंट बोलता है ये सब नहीं पढ़ना है, बाकी पढ़ना है आपको। कंप्यूटराइज ध्यान दीजिएगा। यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट में आपको डेटाबेस मैनेजमेंट पढ़ना है, ऑब्जेक्ट पढ़ना है, उसका टेबल्स पढ़ना है, क्वेरी पढ़ना है, फॉर्म पढ़ना है, रिपोर्ट पढ़ना है, क्रिएटिंग डेटा टेबल पढ़ना है फॉर अकाउंटिंग, यूजिंग क्वेरीज पढ़ना है, ठीक है, ये सारे क्वेरीज पढ़ना है। और उसके नीचे देखिए हम लोगों को लास्ट जो यूनिट है 4 अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, मतलब एक्सेल, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कैसे बनाएंगे, उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पढ़ना है, फीचर्स ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पढ़ना है, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इन जनरेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, प्रिपेयरिंग डेप्रिसिएशन शेड्यूल्स, लोन रीपेमेंट शेड्यूल्स, पेरोल अकाउंटिंग एंड अदर सच कंपनीज, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो सिलेबस अपने आप में बड़ा है। 12th में कुछ पढ़े हुए हैं, मतलब समझिए कि 70% आप 12th में पढ़ चुके हैं और 30% सिलेबस अभी आप 12th में बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। तो 30% आपके लिए नया है और 70% सिलेबस आपका पुराना है। तो अगर हम लोग MCQ बैठ के 70% का प्रैक्टिस करेंगे तो आसान पड़ जाएगा, क्योंकि MCQ में ही बहुत कुछ समझाते चले जाएंगे। और जो 30% है उसका MCQ से काम नहीं चलेगा, उसको पढ़ाना होगा, तभी आपको समझ आएगा। जब तक हम उसको नहीं पढ़ाएंगे आपको समझ नहीं आएगा। तो जो 30% सिलेबस नया है उसको आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद उसका MCQ करवाएंगे, और जो पढ़ा हुआ चीज़ है उसको हम लोग इंट्रोडक्शन देके और MCQ शुरू कर देंगे। इंट्रोडक्शन के साथ अगर MCQ मारेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंट्रोडक्शन ज़रूरी है ताकि हर टॉपिक को, जो टॉपिक यहाँ दिया हुआ है, हर टॉपिक को टच करेंगे, हर टॉपिक से क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे और आपका हर टॉपिक में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन पूछ के तैयारी अच्छा करवा देंगे। एक क्वेश्चन समझ गए कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है गुडविल का, तो हर क्वेश्चन में वही चीज़ होता है। एक बार समझ गए तो हर क्वेश्चन में सेम आ जाएगा। सिर्फ समझते जाना और MCQ करते जाना, आपका कमांड बढ़ जाएगा। ये है आपका सिलेबस अकाउंट्स के लिए। अब हम लोग सिलेबस BST का भी देखेंगे। इसके बाद BST का सिलेबस आता है। इकोनॉमिक्स का भी सिलेबस बढ़ाया है। BST में एक चैप्टर बढ़ा है, इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, उसमें इंडियन इकोनॉमी भी डाल दिया गया है। तो अगर आप सब कोई स्टूडेंट जो यूट्यूब पे हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर क्लास करना चाहते हैं तो नंबर वहाँ दिया रहता है, आप फ़ोन कर सकते हैं और क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए मेरा एप्लीकेशन है कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग। ऑनलाइन क्लास आपको मिलेगा, ऑफलाइन क्लास के लिए आपको हज़ारीबाग मटवारी में पहुंचना होगा। तो जिनको ऑनलाइन क्लास करना है, प्ले स्टोर में जाके कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे और मुझे फ़ोन कर लेंगे, मैं उन्हें लॉगिन कर दूंगा। और इसके साथ हम लोग BST, इकोनॉमिक्स और ETP, ये तीनों के सिलेबस को एक एक करके डिस्कस करेंगे और आप तक सारे का सिलेबस बता देंगे, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या आपको इसके अंदर पढ़ना है।